नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लोहियास कॉम्पिटिटिव कॉर्नर पे। मैं हूं सनी लोहिया और आप हैं मेरे साथ क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया और एवं रासायनिक समीकरण पर चर्चा करने के लिए। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम पार्ट 1 में, इस वीडियो के पार्ट 1 में हम क्या कर चुके हैं, कुछ अभिक्रियाओं को हम कंप्लीट कर चुके हैं और बाकी बची हुई कुछ अभिक्रियाओं को हम इस सेशन में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए बची हुई कुछ रासायनिक अभिक्रिया हम आपको बताते हैं क्या क्या है। हम संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया और अवक्षेपण अभिक्रिया को हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब बची हुई शेष अभिक्रियाएं कौन कौन सी है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया और रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम आते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में। तो आपको बता दूं, ऊष्माक्षेपी का मतलब क्या होता है? ऊष्मा का क्षेपण। ऊष्मा का क्षेपण का क्या मतलब है? मतलब कि किसी वस्तु से ऊष्मा का उत्सर्जित होना। ठीक है। अब आपने अपने घरों में देखा होगा, घर वाला एग्जांपल आप कहते हो बहुत ज्यादा देता हूँ, लेकिन क्या करें, हम थोड़ा घर से जुड़े हुए ज्यादा है। तो घर पे होता ऐसा है कि हम कुछ सब्जियां या कुछ घास फूस किसी एक जगह पे इकट्ठा कर देते हैं, तो आप कुछ टाइम बाद देखोगे वो कंपोस्ट के रूप में बनना लगता है, या उसे कह सकते हैं हम खराब होने लगता है। तो उसमें से हीट निकलती है। ठीक है। तो क्या हो रहा है, वहां पे वो पदार्थ गल रहा है, लेकिन साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न कर रहा है। उसे कहेंगे हम ऊष्मा। इसकी जो प्रक्रिया है वो क्या है? एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो जैसे कि अब आपको एग्जांपल दे सकता हूं मैं चूने का। ठीक है। आप लाए चूना, जिसे कहते हैं हम कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है ना। और इसको हमने क्रिया करा दी जल के साथ। ठीक है। तो ये क्या बन जाता है? चूने का विलयन, जिसे कहते हैं हम CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है। प्लस साथ साथ हीट भी निकलती है इसमें, जिसे कहेंगे हम ऊर्जा या ऊष्मा कह सकते हो आप। ठीक है। गर्मी निकलती है ना, इसे कहेंगे हम ऊष्मा। ठीक है। तो मुझे लगता है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया आपको समझ आ गई होगी। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इसका महत्व है। ठीक है। तो आपको बता दूं, उसे कहते हैं हम श्वसन की अभिक्रिया। ठीक है। श्वसन की अभिक्रिया बहुत ज़्यादा पूछी जाने वाली अभिक्रिया है। श्वसन की अभिक्रिया। ठीक है। तो श्वसन की अभिक्रिया में होता क्या है, जो हमारे द्वारा शरीर के अंदर ग्रहण किए गए खाद्य पदार्थ होते हैं, वो किस में बदलते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स में। और कार्बोहाइड्रेट्स किस में चेंज हो जाते हैं? ग्लूकोज में। और ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। ठीक है। और इसकी अभिक्रिया होती है ऑक्सीजन के साथ। वो क्यों? जब हम कोई भी कार्बोहाइड्रेट्स ग्रहण करते हैं, वो किस में चेंज होता है? ग्लूकोज में। और जो हमारे शरीर की कोशिकाएं हैं, उनमें उपस्थित जो ऑक्सीजन है वो इन ग्लूकोज से क्रिया करती है, इन ग्लूकोज के अणुओं से। अच्छा, तो बनता क्या है भाई? चलो देख लेते हैं। बनता है CO2। ठीक है। प्लस H2O प्लस ऊर्जा। जब हमारा शरीर में जो ग्लूकोज के अणु है वो ऑक्सीजन से क्रिया करेंगे, ऊर्जा हमें प्राप्त होगी। ठीक है। तो यही क्या है प्रक्रिया? श्वसन की अभिक्रिया। ठीक है। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। इसे भी हम क्या कहेंगे? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया होगा। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है? वो रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है या ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, वो कहलाती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट ऊष्माशोषी अभिक्रिया पे। ठीक है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है ना। ऊष्माशोषी अभिक्रिया से आपको क्या समझ आ रहा है? यहाँ देखो, जितनी भी अभिक्रिया, उनके शब्दों से ही हमें अभिक्रिया का मतलब समझ आ रहा है कि उसका मतलब है क्या। ऊष्मा शोषी का मतलब है ऊष्मा का शोषण। ठीक है। ऊष्मा का शोषण क्या होता है? ऊष्मा को एब्जॉर्ब करना। ठीक है। अब वो कैसे एब्जॉर्ब होती है, चलो एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, या कोई एग्जांपल कुछ घरेलू एग्जांपल अभी याद नहीं आ रहा, चलो कुछ याद आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल मैं एक रिएक्शन बताता हूँ। ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है ना। कैल्शियम CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट देते हैं, ऊष्मा देते हैं, तो ये किस में टूट जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड में। ठीक है ना। तो यह अभिक्रिया क्या है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। क्यों?
क्योंकि यहाँ ऊष्मा का शोषण हो रहा है, क्योंकि इस अभिक्रिया को संपन्न करने के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ रही है? ऊष्मा की ज़रूरत पड़ रही है। तो ये क्या है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो इससे आपको क्या समझ आता है कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है। ठीक है? अब एक और एग्ज़ाम्पल जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण एग्ज़ाम्पल है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है आपकी प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला 1 नंबर का प्रश्न है। प्रकाश संश्लेषण, और ये अलग से प्रक्रिया भी पूछी जा सकती है और साथ-साथ ऊष्माशोषी अभिक्रिया का भी ये उदाहरण हो सकता है। ठीक है? वो कैसे? चलो मैं आपको बता दूँ। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पेड़-पौधों को किसकी ज़रूरत होती है? पेड़-पौधों को होती है कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत प्लस H2O की ज़रूरत। ठीक है? तो ये क्या करते हैं? प्रकाश की उपस्थिति में, मतलब इसको हम Hν से दिखा देते हैं, और क्लोरोफिल की उपस्थिति में। ठीक है ना? क्लोरोफिल, इनकी उपस्थिति में ये बनाते हैं C6H12O6। ठीक है? ये ग्लूकोज का फॉर्मूला भी है और आप इसको भोजन का फॉर्मूला भी कह सकते हैं। ठीक है? तो ये क्या है? इस पौधे का जो ये अभिक्रिया कर रहा है, इस पौधे का भोजन प्लस O2। ठीक है ना? तो यहाँ पर इसको संतुलित कर लेते हैं। चलो, ये क्या हो जाएगा? 6CO2 फिर H2O, यहाँ पर 6O2 हो जाएगा। ठीक है ना? तो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया भी एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया। वो कैसे? क्योंकि यहाँ सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता पड़ रही है। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया वह है जिसमें या तो सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, या ऊष्मा की आवश्यकता होती है, या विद्युत धारा की आवश्यकता होती है। ठीक है? तो मुझे लगता है कि आप अच्छे समझ गए होंगे। यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपको और दे दूँ मैं। आप देख सकते हैं कि जो AgCl होता है, सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में टूट जाता है। वो कैसे? Ag प्लस Cl2। ठीक है ना? और अगर हम इसको संतुलित करें तो यहाँ 2 कर देते हैं और यहाँ पर भी 2 कर देते हैं। ठीक है? तो ये जो अभिक्रिया है, AgCl को तोड़ने के लिए अब सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता हो रही है, मतलब कि ऊष्मा की आवश्यकता हो रही है ना, कहीं न कहीं से तो हीट की ज़रूरत पड़ रही है। तो ये क्या है अभिक्रिया? एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है? और यहाँ पर जो ये अभिक्रिया हो रही है ना, तो यहाँ सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर क्लोराइड टूट के ये बन रहा है। तो इस अभिक्रिया का प्रयोग किसमें किया जाता है आपको पता है? इस अभिक्रिया का प्रयोग ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। ये ध्यान रखना। ब्लैक एंड व्हाइट, इसको क्या कहते हैं? श्वेत शाम फोटोग्राफी, ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। तो ये ध्यान रखना। तो आपकी तो मुझे लगता है कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट उपचयन अभिक्रिया में। ठीक, तो इसी तरह से यहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल है ऊष्माशोषी अभिक्रिया के, तो इतने आप कर लें, इतनी इनफ है। ठीक है? और अब हम चलते हैं उपचयन अभिक्रिया में। तो मुझे लगता है कि आपको ये समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट करते हैं हम उपचयन अभिक्रिया। इसको मैं रफ कर देता हूँ। तो ठीक है, उपचयन अभिक्रिया क्या होती है? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग या हाइड्रोजन का वियोग होता है। संयोग मतलब ऑक्सीजन या तो उसमें जुड़ती है, वियोग का मतलब क्या है? या उसमें हाइड्रोजन घटती है। तो वह अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं उपचयन के उदाहरण, जैसे कि आपने घरों में देखा होगा, खाना रखा होता है हमने गर्मियों के दिनों में, और रात को अगर हम फ्रिज से बाहर खाना रख दें तो सुबह तक वो खराब हो जाता है। वो किस कारण होता है? ऑक्सीजन क्रिया कर लेती है और पदार्थ उपचयित हो जाता है, अर्थात पदार्थ क्या हो जाता है? खाने योग्य नहीं रहता, वो खराब हो जाता है। ठीक है? तो उपचयन के उदाहरण आप देख चुके हैं। चलो अभिक्रिया समझते हैं कैसे होती है। उपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, ठीक है ना? उपचयन अभिक्रिया क्या होती है? जब कभी, यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा अच्छे समझ आता है। तो मान लिया कॉपर है हमारे पास, ठीक है? कॉपर ने ऑक्सीजन से क्रिया की, तो ये क्या बनाएगा? CuO। ठीक है? अब यहाँ पर तो O क्या है? 2, लेकिन यहाँ सिंगल है तो इसको हम 2 कर देते हैं भाई, लेकिन यहाँ कॉपर 2 हो गए तो यहाँ भी इसको संतुलित कर देते हैं। तो कॉपर ने क्या किया? ऑक्सीजन से क्रिया की और कॉपर ऑक्साइड बना दिया। ठीक है? ये क्या हो गया? यहाँ कॉपर ऑक्सीजन से संयोग कर रहा है तो ये उपचयित हो गया है। ठीक है? और एक और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं मैग्नीशियम का, Mg+O2। ये अभिक्रिया करता है मैग्नीशियम ऑक्सीजन से, तो ये बनाता है MgO। लेकिन यहाँ फिर से क्या है? 2 ऑक्सीजन है तो हम इसको संतुलित कर लेते हैं, 2 मैग्नीशियम हो गया, इसको भी
संतुलित कर लेता है। ठीक है, तो किसी भी पदार्थ का या किसी धातु या किसी पदार्थ का ऑक्सीजन से संयोग कर लेना या हाइड्रोजन से वियोग कर लेना ही उपचयन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। और उपचयन अभिक्रिया क्या है? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ या किसी धातु का ऑक्सीजन के साथ संयोग होता है या हाइड्रोजन के साथ वियोग होता है, वह अभिक्रिया क्या कहलाती है? उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, मुझे लगता है कि उपचयन अभिक्रिया आपको समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपचयन अभिक्रिया के उदाहरण में। ठीक है, अपचयन अभिक्रिया होती क्या है? अपचयन अभिक्रिया जस्ट इसकी उल्टी है। इसमें क्या था कि ऑक्सीजन का संयोग हो रहा था और हाइड्रोजन का वियोग। लेकिन अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का तो संयोग होता है लेकिन ऑक्सीजन का वियोग होता है। मतलब हाइड्रोजन तो जुड़ता है किसी पदार्थ के साथ लेकिन ऑक्सीजन घटता है। ठीक है, या अलग होता है। तो देख लेते हैं कोई एग्जाम्पल अपचयन अभिक्रिया का। अपचयन अभिक्रिया, ठीक है ना, अपचयन अभिक्रिया। तो यहाँ पर देखते हैं कोई एग्जाम्पल हम। मान लिया हमारे पास कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है, प्लस इसने की किससे क्रिया? हाइड्रोजन से क्रिया। इसने बना दिया क्या? अगर ये ओ एस टू से क्रिया करेगा तो क्या हो जाएगा? कॉपर सिंगल हो जाएगा प्लस H2O आ जाएगा। यहाँ पर ये क्रिया क्यों हुई? ठीक है, यहाँ पर ये क्रिया इसलिए हुई क्योंकि जो हाइड्रोजन होता है ना वो कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील होता है, जिस कारण हाइड्रोजन कॉपर को उसकी जगह से विस्थापित कर देता है, उसका स्थान लेके वो ऑक्सीजन से संयोग कर लेता है और कॉपर को अलग कर देता है। ठीक है, या आप ये सीधे सीधे समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, इसके साथ ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया आपको? वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ का हाइड्रोजन के साथ संयोग होता है या ऑक्सीजन के साथ वियोग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कह सकते हैं? यहाँ देखो ऑक्सीजन का वियोग हो रहा है ना, तो ये अभिक्रिया क्या क्या हो रही है? अपचयन अभिक्रिया। अपचयन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या कि जो कॉपर ऑक्साइड है वो किसमें चेंज हो गया? कॉपर में। तो हमने परिभाषा में ही ये समझा था कि वह अभिक्रिया जहाँ पर ऑक्सीजन का वियोग हो और हाइड्रोजन का संयोग हो। यहाँ ऑक्सीजन का वियोग हो रहा है, सीधा सीधा हमें समझ आ रहा है। तो ठीक है, ये क्या है? एक अपचयन अभिक्रिया। ठीक है ना, अब हम चलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया में। ठीक है ना, तो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है? चलो देखते हैं। तो देखते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया होती क्या है। रेडॉक्स अभिक्रिया, इसको हम उपचयन अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है ना, उपचयन अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया, कंफ्यूज मत होना, कभी कभार हिंदी में आ जाता है और लिखा तो दोनों तुम्हारे एग्जाम में पूछा तो ऐसे ही जाएगा। ये तो रेडॉक्स अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। बस ये कि ये इंग्लिश का वर्ड है, ये हिंदी का शब्द है, तो इसको भी इनने हिंदी में ही लिख दिया, तो बाकी कुछ है नहीं। तो चलो हम समझते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। इसका कोई एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले रेडॉक्स। रेडॉक्स नाम आया कहाँ से, या उपचयन अपचयन अभिक्रिया नाम आया कहाँ से? अपचयन अभिक्रिया, ठीक है, यहाँ से अपचयन का नाम आ गया। और हमने कुछ देर पहले पढ़ी हमने उपचयन अभिक्रिया, तो वहाँ से उपचयन का नाम आया। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन अभिक्रिया दोनों एक साथ संपन्न होती है, वह अभिक्रिया क्या कहलाती है? रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है ना, तो इसी एग्जाम्पल में दिखाता हूँ मैं आपको रेडॉक्स अभिक्रिया हो कैसे रही है। ये है हमारे पास कॉपर ऑक्साइड प्लस H2। ठीक है, H ने यहाँ कॉपर को विस्थापित किया, बन गया क्या? H2O प्लस Cu। ठीक है, अब देखो यहाँ पे उपचयन अपचयन अभिक्रिया हो कैसे रही है। तो यहाँ कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बनने की प्रक्रिया है। ये क्या हो रहा है? यहाँ हो रहा है ऑक्सीजन का वियोग, तो मतलब कि ये अपचयन हो रहा है कॉपर ऑक्साइड का। ठीक है ना, और हाइड्रोजन ने किया ऑक्सीजन से संयोग, तो ये क्या हो रही है? उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया। तो ठीक है, आपको समझ आया यहाँ क्या हो रहा है? ये कैसी अभिक्रिया है जहाँ पर अपचयन अभिक्रिया और उपचयन अभिक्रिया दोनों अभिक्रिया एक साथ संपन्न हो रही है। तो यह अभिक्रिया है उपचयन अपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, अब रेडॉक्स नाम का क्या है, चलो मैं आपको बताता हूँ। अपचयन को कहते हैं हम रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है ना, रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, और जो उपचयन अभिक्रिया उसको कहते हैं हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे रेड इतना लिया गया है, ठीक है, और यहाँ से ऑक्स इतना लिया गया है। दोनों अभिक्रियाओं को मिक्स करके क्या लिख दिया है? इन दोनों को मिलाकर रेडॉक्स बना दिया है, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन। तो कंफ्यूज होने की जरूरत है नहीं। जो इंग्लिश का वर्ड आया वो दोनों इंग्लिश के
वर्ड को मिक्स करके बनाया गया। ठीक है, अब तो मुझे लगता है कि आपको उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं अच्छे से समझ आ गई होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं संक्षारण पे। ठीक है, आपकी जितनी अभिक्रियाएं थी मुझे लगता है कि सारी की सारी कंप्लीट हो चुकी है। तो सारी अभिक्रिया कंप्लीट हो चुकी है, तो अब हम चलते हैं संक्षारण पे। संक्षारण क्या प्रक्रिया है? ठीक है, तो संक्षारण होता क्या है? चलो मैं एक एग्जांपल दूँ आपके घर का। आपने देखा होगा कोई लोहे की चीज़ आप कहीं बाहर रखे रहते हैं या खुले वातावरण में पड़ी रहती है कोई लोहे की वस्तु, तो उस पर क्या होता है? जंग लगना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो जंग लगता क्यों है भाई? तो होता ऐसा है कि तो जब कोई भी धातु, ठीक है, जब कोई धातु या लोहे का एग्जांपल चल रहा था तो हम लोहे का देख लेते हैं। जब लोहा क्या करता है? वायुमंडल में उपस्थित नमी या आर्द्रता के संपर्क में आ जाता है, तो वो जल के कणों से अभिक्रिया कर देता है, और जल के कणों से लोहा अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? जंग की परत, एक भूरे रंग की पत्र की या एक परत बनाता है। ठीक है, उसे कहते हैं हम जंग। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? पदार्थ खराब होना शुरू हो रहा है, मतलब पदार्थ संक्षारित हो रहा है। ठीक है, तो ये प्रक्रिया कहलाती है संक्षारण। तो आप अगर संक्षारण की परिभाषा लिखेंगे उसमें क्या कहेंगे आप? कि वह प्रक्रिया जिसमें कोई धातु वायुमंडल में उपस्थित नमी या आर्द्रता के संपर्क में आकर संक्षारित होना प्रारंभ करता है, तो वह प्रक्रिया कहलाती है संक्षारण। ठीक है, तो जैसे आपको मैं एक एग्जांपल दे सकता हूँ संक्षारण में। संक्षारण, ठीक है, तो संक्षारण में होता क्या है? जब आयरन किससे अभिक्रिया करता है? जल के कणों से। तो नमी या आर्द्रता में जल ही तो है, जल की तो कण है, जल के कण। लेकिन यहाँ जल के कण होते कितने हैं? एक्स, एक्स अणु है। एक्स मतलब कणों की संख्या कुछ पता नहीं है, कोई संख्या इसकी गिनी हुई नहीं है। ठीक है, और जब ये अभिक्रिया करता है तो ये बनाता है Fe2O3 इंटू XH2O। ठीक है ना, तो जब भी आयरन जल के कणों से क्रिया करता है तो हमें मिलता है जंग। ठीक है ना, यह है हमारा जंग का सूत्र। कभी कभार आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जंग का सूत्र होता क्या है? तो जंग का सूत्र ये ध्यान रखना, Fe2O3 इंटू XH2। ठीक है, और वैसे ही आपने घर पे देखा होगा कि जो तांबा होता है, तांबे के ऊपर एक हरी परत जम जाती है। ठीक है, वो क्या होती है? कॉपर कार्बोनेट की परत। जैसे आपने घर पे देखा होगा कि जो तांबे के वस्तुएं या तांबे के बर्तन, तो आपने घरों में देखा होगा जो तांबे के बर्तन रखे हुए होते हैं उन पर हरी परत जमने लगती है। तो वह क्या है? वो जो परत जम रही है वो संक्षारण उस पर शुरू हो रहा है। तो आप कह सकते हैं कि वस्तु क्या हो रही है? संक्षारित हो रही है। ठीक है, तो वैसे ही आपने चांदी के गहनों पर देखा होगा। चांदी के गहनों पर होता क्या है? समय के साथ साथ उस पर काली परत चढ़ने लगती है, और वही क्या है? उस परत का चढ़ना ही चांदी के संक्षारण की प्रक्रिया का प्रारंभ होता है। ठीक है, तो संक्षारण की प्रक्रिया मुझे लगता है आप अच्छे से समझ गए होंगे। क्या होता है संक्षारण? जब भी कोई धातु वातावरण में उपस्थित नमी या आर्द्रता के संपर्क में आती है तो वह वस्तु संक्षारित होने लगती है। यह प्रक्रिया संक्षारण कहलाती है। ठीक है, मैं आपको बता दूं संक्षारण से बचने के उपाय भी होते हैं हमारे पास। संक्षारण से बचने के उपाय क्या क्या है? बताऊं मैं आपको उपाय। ठीक है, तो संक्षारण से बचने के उपाय बहुत सारे हैं। तो कभी भी आप अगर किसी वस्तु को जंग से बचाना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं घर पे? सामान्य तो ये लोहे की वस्तु पे पेंट लगाया जाता है, या तो उस पर तेल की परत चढ़ाई जाती है या ग्रीस की परत चढ़ा दी जाती है। ठीक है, और एक और होता है उसे कहते हैं हम यशद लेपन प्रक्रिया। वहां पर क्या होता है कि धातु के ऊपर जिंक की परत चढ़ा दी जाती है। तो चलो हम देखते हैं उपाय में क्या क्या होता है। ग्रीस लगाकर बचाया जा सकता है। ठीक है, ग्रीस लगाकर, और दूसरा पेंट लगाकर, तीसरा है उस पर तेल की परत चढ़ाकर, या तेल लगाकर कह सकते हैं आप, इस पर धातु की सतह पर। और चौथा है यशद लेपन की प्रक्रिया। यशद लेपन करके, यशद लेपन करके। ठीक है, ये सब कहाँ पर होगा? धातु की सतह पर। यशद लेपन मतलब जिंक की परत चढ़ाना। ठीक है, किसी भी धातु पर जिंक की परत चढ़ाने को ही हम क्या कहते हैं? यशद लेपन। ठीक है, तो ये सारे चार ऑप्शन आपको संक्षारण से बचाएंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं विकृत गंधिता पे। विकृत गंधिता होता क्या है? तो आपने घरों में देखा होगा गर्मियों में आप क्या करते हैं? कभी भी खाने को आप बाहर रख दें तो सुबह तक वो खाना खाने योग्य नहीं रहता। मतलब कि खाना खराब हो जाता है। खराब होता कैसे है? वो खाना हो जाता है उपचयित। उपचयित मतलब ऑक्सीकृत हो जाता है, वो ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है और खराब हो जाता है। ठीक है, और उससे क्या आने लगती है? एक दुर्गंध, अरुचिकर दुर्गंध आने लगती है। अरुचिकर मतलब जो हमें अच्छी नहीं लगती। ठीक है ना, तो वह रासायनिक अभिक्रिया, या आप ये कह सकते हैं कि जब भी कोई तेल युक्त खाद्य पदार्थ वातावरण में उपस्थित
ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाता है तो वह खाने योग्य नहीं रहता, उसमें से अरुचिकर गंध आने लगती है। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? विकृत गंधिता। ठीक है ना? तो मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा, विकृत गंधिता भी समझ आ गया होगा और संचारण समझ आ गया होगा। ठीक है? तो विकृत गंधिता से बचने के भी उपाय हैं बहुत सारे। विकृत गंधिता से बचने के उपाय क्या है? चलो मैं आपको बताता हूँ। पहला उपाय है कि आप किसी भी वस्तु को, मान लो आपने कुछ नमकीन बनाई है, तो नमकीन को बचाने के लिए आप क्या करते हैं? तो आपने देखा होगा सामान्यतः दुकानों में जो पैकेट होते हैं नमकीन के, उसमें हवा भरी होती है, लेकिन वो हवा नहीं होती, वो क्या होती है? नाइट्रोजन गैस। ठीक है? तो वो एक अक्रिय गैस है, जिस कारण नाइट्रोजन ऑक्सीजन से नमकीन को क्रिया नहीं करने देती है और नमकीन खराब नहीं होती है। ठीक है? मतलब नमकीन ऑक्सीकृत नहीं होगी तो खराब भी नहीं होगी। दूसरा है कि किसी वायुरोधी बर्तन में रखें। वायुरोधी मतलब एयर टाइट कोई बॉक्स होता है, उसमें हम खाद्य पदार्थ को रख देते हैं, तो वैसे हम उसको बचा सकते हैं। ठीक है? तो दो महत्वपूर्ण यहाँ पे उपाय है जिसके कारण हम क्या कर सकते हैं, जिसके कारण हम किसी भी खाद्य पदार्थ को ऑक्सीकृत होने से रोक सकते हैं। ठीक है? तो हम देख लेते हैं विकृत गंधिता। विकृत गंधिता ये कहते हैं इसे। ठीक है? विकृत गंधिता को रोकने के उपाय। रोकने के उपाय। ठीक है? तो पहला मैंने क्या बताया, जैसे आप चिप्स खाते हैं, चिप्स या नमकीन, नमकीन के पैकेटों में क्या भरा जाता है? पैकेटों में नाइट्रोजन गैस भर के, नाइट्रोजन नाइट्रोजन गैस भरकर। ठीक है? भरकर। और दूसरा क्या होता है हमारे पास उपाय? खाद्य पदार्थ को, खाद्य पदार्थ को किसमें रख के? वायुरोधी बर्तन में रख के, वायुरोधी बर्तन में रखकर। ठीक है? तो ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय हैं जिसके द्वारा आप किसी भी वस्तु को या किसी भी खाद्य पदार्थ को खराब होने से रोक सकते हैं या उसको ऑक्सीकृत होने से रोक सकते हैं। ठीक है? तो मुझे लगता है आपको विकृत गंधिता समझ आ गया होगा और उसको रोकने के उपाय भी आपको समझ आ गए होंगे। तो विकृत गंधिता अंत में एक बार रिपीट कर देता हूँ, विकृत गंधिता क्या होती है? विकृत गंधिता वह प्रक्रिया है जब कोई खाद्य पदार्थ या तेलयुक्त खाद्य पदार्थ वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाता है और उससे अरुचिकर गंध आने लगती है और वो खाने योग्य नहीं रहता। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? विकृत गंधिता। ठीक है? तो ठीक है दोस्तों, आज के सेशन में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर कीजिए। और एक अंत अंत में एक बात कह दूं कि जो यहाँ पर घंटी का सिंबल दिख रहा है आपको, इसको दबाने का कोई भी चार्ज नहीं पड़ता, तो प्लीज़ इसे दबा दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब करवाइए और ऐसे ही हमारे साथ बने रहें। थैंक यू।